Hello guys, now we will discuss a very important topic in electronic circuit design, which is the frequency response analysis. और frequency response में जो हम देखेंगे आगे dBs उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। हम बेसिकली frequency के ग्राफ बनाएंगे जिसको बोडे प्लॉट्स कहते हैं। तो उससे पहले हम frequency response के से पहले कुछ थोड़े से रिवीजन करते हैं कि इसमें आपको पता है आपने तीन तरह के कंपोनेंट्स देखे हैं जो डबल ई के अंदर इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, ठीक है। अब इनका एक डीसी बिहेवियर होता है, एक एसी बिहेवियर होता है। हमने ये सारा पहले डिस्कस कर लिया हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है। अब हम उसमें मजीद थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर की इक्वेशन जो थी वो क्या होती थी कि I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी या V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टॉ डी टॉ। रेजिस्टेंस में सिंपल V इज इक्वल टू आई आर लीनियर है और ये भी खैर लीनियर ही है। V ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप्स है तीनों के। अच्छा, और इसमें देखें I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू 1/RV और I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी। यानी ये इसमें V जो है आपका इंडिपेंडेंट, I इंडिपेंडेंट है, V डिपेंडेंट है। इधर राइट साइड पे क्या देखें, इसमें करंट वोल्टेज में करंट आपका जो है डिपेंडेंट है और इसमें वोल्टेज इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। अच्छा, अब थर्ड आ जाए, अगर चार्ज की फॉर्म में इसको ले जाएं तो क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, बड़ा मशहूर फार्मूला है। तो V इज इक्वल टू 1/c इंटू क्यू और V इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी और V इज इक्वल टू एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्र। बेसिकली आपने इसको जो है वो आपने इसको फर्दर जो है वो आगे तोड़ दिया। अच्छा, फिर इसकी इम्पिडेंस आगे हम देखते हैं। इम्पिडेंस में अच्छा ये देखें, ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे बेसिकली लेप्लेस बेसिकली यूज़ हो रही है। आपने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ ली हुई है, फीडबैक कंट्रोल में भी आप पढ़ोगे। तो इसमें जो होता है ना कैपेसिटर, उसमें जो इसकी इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस ये होती है 1/CS, 1/CS, दैट इज इक्वल टू V ओवर आई, दैट इज इक्वल टू V ओवर आई, दैट इज इक्वल टू 1/CS। रेजिस्टेंस में R होगी और इंडक्टर में क्या होगी, सिंपल LS, सिंपल LS। और एडमिटेंस क्या होती है, आपकी इम्पिडेंस का उल्टा होती है। 1/CS का उल्टा क्या हो जाएगा, CS, और 1/R होगा G और 1/LS का हो जाएगा 1/LS। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम AC के अंदर जब डील कर रहे होते हैं तो हम इम्पिडेंस नेटवर्क बना लेते हैं। यानी अगर कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो उसकी इम्पिडेंस में उसको ले जाते हैं और सिंपल नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक सिंपल नेटवर्क है, RLC नेटवर्क। अगर आप इसको रेगुलर तरीके से सॉल्व करो तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। KVL लगा ले, V इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस, ठीक है। तो इसमें देखें, इसने इक्वेशन बनाई है L डी आई बाई डी टी प्लस RI 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टॉ डी टॉ इज इक्वल टू V। यानी ये इसने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है कि सोर्स इज इक्वल टू आगे डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फिर इसने इसको फर्दर चार्ज में डिवाइड कर दिया। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, आपको पता है। करंट जो है वो डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। उसने फिर डी क्यू बाई डी टी पुट कर दिया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्र क्यू ओवर डी टी स्क्र। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, पहले हमें नेटवर्क दिया गया था, हमने क्या किया, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ करंट की टर्म्स में, ठीक है। फिर हमने करंट को फर्दर आगे एक और स्टेट, इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। कंट्रोल सिस्टम में याद रखिएगा तीन वेरिएबल होते हैं, एक होता है इनपुट्स, एक होती है आउटपुट्स। मतलब किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है ना, उसको क्या चाहिए आपको, इनपुट आउटपुट, और तीसरी चीज भी चाहिए, उसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। मसलन एक कैपेसिटर है, उस पर इनिशियल वोल्टेज क्या है। तो कैपेसिटर पे जो स्टेट वेरिएबल होता है नॉर्मली, उसका जो कैपेसिटर पे स्टेट ऑफ चार्ज है उसकी, वो उसका स्टेट वेरिएबल है। वोल्टेज उसका स्टेट वेरिएबल के इनिशियल उसका वोल्टेज क्या है। इसी तरह इंडक्टर में करंट होता है, आई के आई ऑफ जीरो क्या है। तो इंडक्टर में हम नॉर्मली करंट को जो है वो स्टेट वेरिएबल कहते हैं और उसकी इनिशियल कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि इंडक्टर आपको मिला है वो किस हालत में मिला है, आया वो चार्ज मिला है या डिस्चार्ज मिला है, किस हालत में आपको मिला है। ओके, तो इसमें हमने इक्वेशन पहले लिखी इन टर्म्स ऑफ करंट, फिर उसको फर्दर सप्लेट हमने कर लिया चार्ज में। क्यों किया, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आ रही है। अगर आप पहले देखें, हमने ये खत्म करनी है, ये तभी खत्म होगी जब आप इसको फर्दर आई को डी क्यू बाई डी टी करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए निचली वाली इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं है, ये सारी डेरिवेटिव के फॉर्म में। और ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें दो इंडक्टर सीरीज में ऐड कर दूं तो तब भी ये सेकंड ऑर्डर रहेगा। क्यों, वो इंडक्टर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं इंडक्टर एक यहाँ लगा दूं यूं और उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दूं तो ये थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, बिकॉज वो इंडक्टर सॉल्व नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तो इंडक्टर्स कैपेसिटर सॉल्व हो सकते हैं तो वो ऑर्डर में इजाफा नहीं करेंगे।
अगर तो अनसॉल्वेबल है फिर वो ऑर्डर में इजाफा कर देंगे। ओके, उसकी डेरिवेटिव, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, फिर उससे जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा कि आउटपुट ओवर इनपुट इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ये आपका एल डी क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस वन ओवर सी क्यू इंटू वी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ना ज़रा औखा काम है। इसका आपको एक नेचुरल सोल्यूशन चाहिए, एक होमोजीनियस चाहिए, फिर एंड पे आप दोनों को कॉमन कर देते हो। कंट्रोल सिस्टम की टर्म्स में कहते हैं नेचुरल रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस और एंड पे टोटल रिस्पांस आप निकालते हो। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपने किया हुआ है मैथमेटिक्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन जब करते थे ना, होमोजीनियस फिर पर्टिकुलर जिसमें एक ही पावर ज्यूम करते थे, फिर उसको कांस्टेंट निकालते थे, बड़ा गंदा सा सवाल होता था, 2-3 सफ़ों पे जाता था। तो लेप्लेस उसका शॉर्टकट है कि लेप्लेस उसको फटाफट सॉल्व कर देगी। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आप इस पर लगाओगे, तो लगाओ ज़रा इसके ऊपर लेप्लेस, तो ये आपका सीधा सीधा इसमें, अच्छा इसमें इस इक्वेशन को सी से ज़रब दे दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे देखिए एल सी डी डी स्केयर। अच्छा, इसको फर्दर फिर वो क्या करता है, कैपेसिटर के वोल्टेज की फॉर्म में ले गया, क्यू इज इक्वल टू सी वी, पहले क्यू में ले गया, क्यू के बाद क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे इस पे पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा एल सी डी स्केयर वी ओवर डी टू वी ओवर डी टी स्केयर प्लस आर सी डी वी बाई डी टी प्लस वी सी। अब इसका लेप्लेस ले लें, इसका लेप्लेस क्या होगा, एल सी एस स्केयर वी, इनिशियल कंडीशन जीरो है, जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो तो सिंपल स्केयर होता है, डी टू का मतलब है स्केयर आ जाएगा, एस स्केयर कैपिटल वी हो जाएगा, ये कैपिटल वी प्लस आर सी एस इंटू कैपिटल वी प्लस ये कैपिटल वी, और ये कैपिटल वी फिर कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा एल सी एस स्केयर प्लस आर सी एस प्लस वन, ये बन जाएगा ये। ओके, तो ये देखें एल सी एस स्केयर प्लस आर सी एस प्लस वन वी सी, और आगे इसका लेप्लेस वी ऑफ एस। अब आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वी सी, और इनपुट क्या है, बैटरी वोल्टेज, तो वी सी ओवर वी एस इज इक्वल टू वन ओवर एल सी स्केयर प्लस आर सी एस प्लस वन। उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, यानी उसमें से एल सी बटे में से कॉमन निकाल लें, बटे में से एल सी कॉमन निकाल लें, और वो जाहिर है वो ऊपर चला जाएगा, ये वन ओवर बड़ा यूं लिख लें या इस तरह लिख लें, जैसे एक ही बात है, यानी ये जो वन ओवर एल सी है ये बेसिकली इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो ये वही चीज़ बन जाएगी आपकी। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो दिस इज, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर बेसिकली हम घुस गए। एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, इसको बेसिकली हम किस, वैसे तो एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है ना, रियल पार्ट और साथ इमेजिनरी पार्ट, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ओहम्स लॉ अगर लगाएं हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो सिंपल क्या होगा कि वी इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर में क्या होगा, जो आई एक्स हो जाएगा, अब ये वी इक्वल टू आई एक्स, एक्स क्या होगा, वन ओवर सी एस फॉर द कैपेसिटर, ये आपने नेटवर्क एनालिसिस में तो पढ़ा होगा ना ये सारा, वी इक्वल टू आई ओवर सी एस, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू एल एस आई। अच्छा जी, वी ओवर आई इज इक्वल टू जी। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका इम्पिडेंस नेटवर्क है, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म नेटवर्क, एल एस, एल की जगह क्या आ जाएगा, एल एस, आर आर रहेगा, और सी एस की जगह का वन ओवर सी एस। अब इस पे आप, अच्छा आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा लें, वन ओवर सी एस डिवाइडेड बाई एल एस प्लस आर प्लस वन ओवर सी एस इंटू दिस, ये वही फार्मूला बन जाएगा। ये फ़ायदा है इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का कि टाइम डोमेन में देखें कितना औखा है इसको सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है मौजूद, जैसे हम उसको ईजिली सिंप्लीफाई करके और वापस इन्वर्स के साथ वापस आ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम बॉडी प्लॉट्स के ऊपर आ जाते हैं, क्विकली इसको देखते हैं। बॉडी प्लॉट्स क्या होते हैं जी, बॉडी प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टेक्निक। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन ओवर टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का इन्वर्स, यानी अगर आपके एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड हो, तो आपका रियल लाइफ सिग्नल होता है ना कि विद टाइम आपका क्या सिग्नल जा रहा है, जैसे इस टाइम पे इतने बजे ये मैग्नीट्यूड है, इतने बजे ये मैग्नीट्यूड है, इतने बजे ये टेम्परेचर ही देख लें आपका कि आपका इतने बजे ये टेम्परेचर था, इतने बजे ये टेम्परेचर था, यानी ये प्लॉट आपका टाइम डोमेन का प्लॉट है, टाइम सीरीज है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगी, 2f आ जाएगी, 3f आ जाएगी, 4f आ जाएगी, और अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है फिर तो आपको बहुत बड़े खाने चाहिए, तो फिर हम क्या जाते हैं, हम लॉगरिथम की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या हम करते हैं, लॉगरिथम, लॉगरिथम आपको पता है कि 1000 का लॉग क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसकी कैलकुलेशंस भी आसान होती हैं, जमा तफरीक करना होता है सिंपल। तो ये वजह है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा इसमें आप ज़्यादातर ना लॉगरिथमिक स्केल देखेंगे बॉडी प्लॉट्स के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक्स क्या होता है, एनालाइजिंग द सिस्टम ऑन फ्रीक्वेंसी बेसिस, frequency basis, for example communication systems developed by Nyquist and Bode in 1930, older than the root locus method given by Evan 1948। root locus आया था 1948 में। ये चीज़ें ना आपको आगे जाके और ज़रा क्लियर होंगी जब आप ये फीडबैक भी पढ़ेंगे।
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक्स में क्या होगा कि रेडियो टेलीस्कोप्स यूज्ड फॉर डीप स्पेस कम्युनिकेशन रिक्वायर प्रिसाइज पोजिशनिंग टू फंक्शन effectively to achieve a high degree of precision. An accurate mathematical model of antenna dynamics is to be used. To construct the model, engineers can test the antenna by vibrating it with the sinusoidal forces of different frequencies and measuring the vibrations. These measurements form the basis for the model. जी अच्छा, एडवांटेजेस क्या होता है जी मॉडलिंग द ट्रांसफर फंक्शंस फ्रॉम फिजिकल डेटा. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. आउटपुट ओवर इनपुट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. डिजाइनिंग द कंपनसेटर्स टू मीट द स्टेडी स्टेट एरर एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस. स्टेडी स्टेट एरर ये होता है कि मसलन आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 26 हो जाए, आपने 26 का इसको टेम्परेचर का सेट पॉइंट दे दिया. अब ये 26 की बजाय 25 पे जाके या 27 पे जाके रुक जाता है, ये 26 में नहीं जाता, तो इसको हम कहेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर कितना है? 1 डिग्री सी का स्टेडी स्टेट एरर है. यानी स्टेडी स्टेट एरर इसको हम कहते हैं एट टाइम थ्योरेटिकली टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या नॉर्मली 5 टॉ के बाद 5 टॉ तक 5 टॉ यानी 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ. वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है? 63% वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसमें कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस. 5 टॉ से पीछे पीछे क्या है? ट्रांजिएंट रिस्पांस. 5 टॉ के बाद क्या है आपका? स्टेडी स्टेट रिस्पांस. और टी इन्फिनिटी खैर वो फाइनल वैल्यू की तरफ चली जाती है बात. डिजाइनिंग द कंपनसेटर्स टू मीट द स्टेडी स्टेट एरर एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस रिक्वायरमेंट्स. फाइंडिंग द स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टेबल मींस कि स्टेबल सिस्टम हो. ठीक है, जैसे आपका हवाई जहाज उड़ रहा है, इट मस्ट बी स्टेबल. आपकी गाड़ी है, इट मस्ट बी स्टेबल. ठीक है. अनस्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है कन्वर्जेंस, कि आपका स्टेडी स्टेट में सिस्टम एक फाइनाइट वैल्यू को कन्वर्ज करे. वो जीरो भी हो सकती है, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है. अगर जीरो को अप्रोच करता है उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. ठीक है, और अगर किसी वैल्यू को करता है तो हम उसको स्टेबल ही कहेंगे, कन्वर्जेंस होती है उसकी. अनस्टेबल ही होता है जो अनस्टेबल हो जाए. जैसे आपका जो बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एक अनस्टेबल सी चीज़ है ना, उसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाए 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर आगे फर्दर, वो तो फिर अनस्टेबल है. अनस्टेबल समझ रहे हैं? यानी ई की पावर की चलने टर्म से बात करें, ई की पावर अगर नेगेटिव होगा तो फिर स्टेबल है सिस्टम, और अगर ई की पावर पॉजिटिव आ गया, ई की पावर पॉजिटिव, यहीं से निकलता है पोल्स का कॉन्सेप्ट. लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, पोल्स. ठीक है, अगर ई की पावर पॉजिटिव है तो क्या वो टाइम के साथ साथ मतलब ई की पावर टी है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा या कम होगा? ई की पावर प्लस टी, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, क्या होगा? ई की पावर टी बढ़ता जाएगा या नीचे आएगा? बढ़ता जाएगा ना. ई की पावर टी ऊपर को यूं जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो वो तो अनस्टेबल सिस्टम है, वो तो नहीं कंट्रोल होगा आपसे. ओके, तो ये बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स में यूज़ करते हैं. तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन द स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल इनपुट्स टू अ लीनियर सिस्टम जनरेट साइनोसॉइडल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पे हमने रहना है कि इन द स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल इनपुट्स टू द लीनियर सिस्टम जनरेट साइनोसॉइडल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, बट द आउटपुट डिफर्स इन एम्पलीट्यूड्स एंड फेज एंगल फ्रॉम द इनपुट. डिफरेंसेस आर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी आपने इनपुट अप्लाई की फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, फिर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है. उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होगा कि आउटपुट पे 2 चीज़ें चेंज हो रही होती हैं. एक आपकी चेंज हो रही होगी मैग्नीट्यूड, कि आया वो बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, या कम हो रहा है. दूसरा क्या आ जाएगा? फेज एंगल. फेज एंगल क्या होता है? वही थीटा. यानी अगर एक ये साइन वेव है, दूसरी साइन वेव क्या इसके साथ चिपकी हुई है, या उसमें फेज एंगल आ गया है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 12, 15, 90, 180, 270. आप समझ रहे हैं? यानी एक वेव, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है कि आपका वोल्टेज लीड करता है ना करंट से, 90 डिग्री का फर्क है, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो 90 डिग्री का फर्क है. इसी को कहते हैं फेज शिफ्ट. देयर इज फेज शिफ्ट, डिले आ जाता है ना थोड़ा सा दोनों में, यानी चिपकी नहीं रहती आपस में. ये चीज़ है. तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा. a प्लस आयोटा बी जो होता है उसका एक होता है, ये इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, यानी एम आई ये उसका मैग्नीट्यूड है, फाई उसका एंगल है, tan इनवर्स करके जो होता है. ये मैंने इनपुट दी, ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, यानी इसका एक नंबर है, वो इससे ज़रब खा के ये आउटपुट आती है. ठीक है, अब ये सिस्टम होता है, इसके अंदर सिस्टम कैसा है आपका, इसको अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है. कि इसमें ज़ीरो भी आता है, पोल भी आता है, रियल ज़ीरो रियल पोल भी आता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. तो ये चीज़ बदल रही होती है. ये इनपुट क्या करेगी, इस सिस्टम से ज़रब खाएगी और यहाँ से आउटपुट जनरेट होगी एम नॉट. तो एम नॉट क्या होगी? एम नॉट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और एंगल क्या हो जाएगा? ज़रब में एंगल जमा हो जाता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल.
तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये ट्रांसफर फंक्शन भी इस डब्बे को कहते हैं, यानी आउटपुट ओवर इनपुट, यानी उसको हम कहेंगे एम नॉट ओवर एम आई इन ओमेगा डोमेन, नॉट इन टाइम डोमेन, ओमेगा डोमेन के अंदर। और एंगल क्या हो जाएगा, फाई नॉट माइनस फाई आई, उसको हम कहेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो ये देखें एम नॉट ओवर एम आई और एंगल क्या हो गया, फाई नॉट माइनस फाई आई, और कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज दी इन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अच्छा जी। अच्छा, तो अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब बॉडे प्लॉट्स और एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन प्लॉट, लॉगरिथमिक प्लॉट भी इसको कहते हैं। एक होते हैं पोलर प्लॉट, नाइक्वेस्ट के प्लॉट, ये थोड़े से उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फिर आगे आता है लॉग मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज प्लॉट। तो सबसे पहले हम अपने जो बॉडे प्लॉट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी स्केल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय गिवन फैक्टर फॉर इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ लेंथ अलोंग द एक्सिस। डेकेड चेंज होती है और इसमें ऑक्टेव चेंज होती है। डेकेड चेंज जो है वो इसमें log ऑफ 10 है और ऑक्टेव चेंज इसमें देखें log ऑफ 2 है, यानी डेकेड 1 डेकेड यानी 10 से 100 तक 1 डेकेड। ठीक है, तो ये आपका जो है log ऑफ 10 से कवर हो जाएगा। और 1 ऑक्टेव, ऑक्टेव जो है ये आपका जो है डबल जिसको कहते हैं log ऑफ 2, यानी 500 से अगर 1000 तक है तो ये डबल का इसमें कवर हो रहा है, यानी दुगना। और यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, डेकेड 10 गुना। ठीक है, तो इसमें दो तरह से है, डेकेड और ऑक्टेव। अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, इसमें देखें कांस्टेंट टर्म के, प्योर डिफरेंशिएटर, जीरो एट द ओरिजिन। ठीक है, इसको जीरो एट ओरिजिन और पोल एट द ओरिजिन, प्योर इंटीग्रेटर। अच्छा, इसमें हम आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, यानी यूँ समझ लें कि एक्स एक्सिस पे सिग्मा प्लस जे ओमेगा है ना, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो एक्स एक्सिस पे सिग्मा है और जो जे ओमेगा है वो ओमेगा वाई एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। अब ये ई की पावर होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब सिस्टम स्टेबल तब जब होगा जब ये नेगेटिव होगी ई की पावर, यानी अगर आपका ई की पावर जो सिग्मा है वो माइनस होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है जो पोल्स होंगे, पोल्स क्या होते हैं वो आगे हम देखते हैं, जीरोज एंड पोल्स। यानी जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अगर आप जीरो रखते हैं तो वो जीरोज होते हैं, सिस्टम के उसको कहते हैं जीरोज। लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो तो पोल, पोल का मतलब ये होता है कि जहां पे आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो करते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो जीरो रखते हैं, वो जीरो के रख के फिर वो उसकी इक्वेशन बन जाती है सेकंड ऑर्डर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो करके ना इक्वेशन बन जाती है। फिर वो हम रूट्स निकालते हैं जिनको आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। तो वो आइगन वैल्यूज अगर आपकी लेफ्ट हाफ प्लेन में आएंगे फिर ही सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पर आ रही हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, यानी मार्जिनली में साइन साइन वेव है, ऑसिलेटर टाइप है, यानी यूं ही चली जा रहा है, ऑसिलेटर है, डैम्प नहीं हो रहा। डैम्पिंग कब आएगी, जब ई की पावर नेगेटिव उसमें आ जाएगा। ठीक है, और अगर राइट हाफ प्लेन में चला गया फिर तो अनस्टेबल है, फिर तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना, फिर तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा वक्त के साथ साथ, वो तो अनस्टेबल है। बात समझ आई। तो इस तरह से ये आपका प्योर डिफरेंशिएटर एट ओरिजिन, प्योर इंटीग्रेटर जब पोल एट द ओरिजिन आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर टर्म आ जाती है 1 प्लस एस, और पोल एट द रियल एक्सिस यानी अदर देन जीरो, जीरो के अलावा, ओरिजिन के अलावा अगर आगे पीछे कहीं है तो 1 ओवर 1 प्लस एस। सेकंड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये मशहूर ज़माना फार्मूला है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का होता है, जिसमें इसमें जीटा पे डिपेंड करता है। अगर आपका जीटा जीरो हो तो वो सिस्टम आपका क्या होता है कि अनडैम्प्ड होता है, उसमें डैम्पिंग नहीं होती। अगर आपका जीटा जो है वो इक्वल टू 1 हो तो वो क्रिटिकली डैम्प होता है। अगर आपका जो है वो लेस देन 1 हो, यानी लेस देन 1 हो तो फिर क्या होता है, अंडर डैम्प्ड, यानी यूँ समझ लें क्या कहेंगे उसको, जीटा, यानी जीटा के ऊपर आपके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, और अच्छा आगे चलते हैं जनाब। ये आप सारा है ना फीडबैक कंट्रोल जब पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें उसमें बड़ी डिटेल में आ जाती हैं कि किस किस्म का रिस्पॉन्स होता है और कैसे होता है। अच्छा जी, अब हम कांस्टेंट के का अगर हम लें, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें आप देखें कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, मैग्नीट्यूड इन डीबी, और एक्स एक्सिस पे अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी अब चूँकि लॉगरिथम में ले रहे हैं ना तो उसके हिसाब से अपने चल रहे हैं 1, 10, 100। ठीक है, तो और इसमें देखें आपका जो है मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आमतौर पे अगर तो वोल्टेज वगैरह की फॉर्म में है तो 20 लॉग के साथ होगा, और अगर पावर की फॉर्म में होता तो 10 के साथ होगा, 10 लॉग के साथ होगा। ठीक है, तो इसका जो अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, ये जो है मैग्नीट्यूड प्लॉट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखें जो कांस्टेंट होता है ना, सिंपल कांस्टेंट, सिंपल स्टैटिक
चीज़ कांस्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना, 20 लॉग करके कुछ ना नंबर आएगा, वो नंबर प्लॉट कर ले, उस पर क्या फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा कि ये कांस्टेंट है। इसी तरह उसका फेज ज़ीरो है कांस्टेंट का, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लॉट एक कांस्टेंट आ गया, नंबर आ गया जो है, और फेज एंगल इसका जीरो। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज प्लॉट इज कांस्टेंट एट जीरो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आते हैं हम प्योर इंटीग्रेटर। प्योर इंटीग्रेटर का मतलब क्या होता है कि 1/, ऐसे नहीं है ओरिजिन पे बैठा हुआ है, 1/j ओमेगा है, यानी ओमेगा जीरो पे ये इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो ये पोल एट दी ओरिजिन है। ठीक है, इसको कैसे हम देखते हैं जी, इसको अगर हम करें इसका मैग्नीट्यूड लें तो इसमें ये स्लोप आती है -20 लॉग की स्लोप इसके अंदर आ रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज -20 लॉग ऑफ ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी इन द प्लॉट एंड इसमें स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो इसमें देखें आप 20 लॉग ऑफ ओमेगा, यानी इसमें जब आप 1 पुट करेंगे तो -20 लॉग। तो इस तरह से अगर आप इसका अगर आप टेबल बना लें ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज़ पे और इसके आउटपुट निकालें तो ये इस तरह का ग्राफ आपके सामने आएगा कि ये जो है ओमेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 पे जो है ये 0 बन रहा है, और उसके बाद इसको कहेंगे -20। अगर आप देखें इसमें -21 पर डेकेड, यानी पर डेकेड, यानी 1 से 10 ये डेकेड है, 1 डेकेड है, तो 1 से 10 तक कितनी नेगेटिव हो गई आपकी स्लोप, -20 लॉग, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी होगी -20। इसी तरह से पीछे आ जाए, पॉइंट 1 पे 20 है, 1 पे कितनी होगी 0, तो इसको कहते हैं -20 लॉग ऑफ ओमेगा, यानी इसमें -20 इसका यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आपका जो इसका मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और किस तरह से जा रहा है, एक डेकेड पे कितना हो जाता है -20 लॉग, वो कम हो जाता है -20। ओके, और फेज इसका एंगल, इसका फेज कांस्टेंट है -90 डिग्री, 1/j है ना, तो ये 1/j ऊपर जाकर -90 डिग्री बन जाता है, 1/j, 1/s है ना, s की जगह j ओमेगा पुट कर दो तो 1/j क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -j हो जाता है। j का पता है ना, ये सारा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये आप इसको जाके आज डिवाइस भी करें अच्छे तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है ये। तो वेयर ओमेगा इज द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी इन द प्लॉट, यार अच्छा जी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज -20 log of omega, where omega is the starting frequency in the plot. The plot starts from the point and has a slope of -20 dB per decade। और इसका देखें 1/s का जो फेज है वो क्या है, -90 डिग्री, और कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा जी, प्योर डिफरेंशिएटर का मतलब क्या होता है कि ये एस, सिंपल एस, ट्रांसफर फंक्शन है सिंपल एस। एस बेसिकली होता है, अगर आप डेरिवेटिव जब हम लिया था तो क्या आता है, एस आ गया था ना साथ, तो ये डिफरेंशिएटर होता है, और जहाँ इंटीग्रेशन होती है वहाँ 1/s आता है, तो ये एस आपका डिफरेंशिएटर है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएटर एस। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज +20। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे आप पुट कर दें जी ओमेगा, उसका अंडर रूट लें, 20 लॉग करें, तो ये 20 लॉग ऑफ ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी इन द प्लॉट, द प्लॉट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट हैज द स्लोप ऑफ +20 dB। यानी इसमें आप पर डेकेड अगर जाएंगे ना, 10 आगे मूव करेंगे पर डेकेड, तो आपको क्या होगा कि आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो 20 उसमें dB ऐड हो गया होगा। जैसे यहाँ पे आप 1 पे खड़े थे ना, अब आपने 10 आगे मूव किया, 10 मूव किया, तो अब क्या होगा कि आपके जो मैग्नीट्यूड है वो 20 ऐड हो गया। फिर 10 से जब आप 100 पे गए हैं तो वो इसमें 20 और ऐड होंगे, 40 हो गया। ठीक है, आगे हम देखें कि सेकंड ऑर्डर में ये 40 होता है, यानी जब 1 से 10 पे जाएंगे तो ये 20 नहीं 40 हुआ होगा, वो सेकंड ऑर्डर में। अगर तो न्यूमरल यानी ऊपर न्यूमरेटर में ऐसा आ रहा है तो वो प्लस में जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है पोल टाइप की चीज़ है तो फिर वो माइनस में जाएगा। बात आ गई समझ, ये चीज़ है। और इसका फिर एंगल क्या होगा, जी ओमेगा, जे एंगल 90 है, तो इसमें आप देखें कांस्टेंट 90 डिग्री आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इज रियल जीरो एट द रियल एक्सेस, यानी हट के, यानी एक्स एक्सेस पे कहीं जीरो पे नहीं है, कहीं आगे पीछे है। ठीक है, तो उसमें देखें, उसमें फिर ये 1/t का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला 1/t, और ये 10 टाइम्स देखें, इसमें अगेन ये जीरो है, जीरो का मतलब ये कि ऊपर न्यूमिनेटर में आ रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये प्लस में ही जाएगा। तो ये 1/t पे आपका 0 है, 10/t पे ये आपका देखें ऐड हो रहा है, 10/t पे जो है ये कितना हो रहा है 20, और फिर 100/t, यानी इससे 10 गुना आगे जाएं तो फिर ये क्या होगा 40। और इसी तरह इसका एंगल जो है 1/t पे क्या होगा 45, 10/t पे 90, और 0.1t, ये देख लें ज़रा, यानी जहाँ पे ये 0 है वहाँ पे मिड में आ रहा है एंगल, यानी 45 डिग्री के करीब एंगल आ रहा है। ठीक है, और 10 टाइम्स के बाद ये एंगल जाके आपका हो रहा है 90। ये फौरन 90 नहीं हो जाता, उसमें तो कांस्टेंट 90 था ना पीछे, प्योर डिफरेंशिएटर में 90 था, इसमें फौरन 90 नहीं है,
इसमें अदर देन दिस वाले में क्या होगा कि 1/t, 10/t और 100/t इस तरह से होगा। 0.1/t पे ये 0 है, 1/t पे ये 45 है और यहाँ पे 90। इसी तरह अगर 1/s+1 होगा तो वो कांस्टेंट -90 नहीं होगा, वो फिर नीचे को यूं जाएगा। अभी हम देखते हैं। फॉर अ कांस्टेंट 0 एट रियल एक्सिस इन लो फ्रीक्वेंसी रीजन phase angle is 0 and is in the high frequency region phase angle is 90 degree, in between the slope is 45 डिग्री पर डेकेड, 45 डिग्री पर डेकेड। उसके बाद है अच्छा हाँ 10/t के बाद देखिए कांस्टेंट हो जाता है। 10/t के बाद कांस्टेंट है, 1/t पे ये 45 होगा और 0.1/t पे ये 0 है, यानी इसमें इसकी ये स्लोप आ रही है। अच्छा 1/s+t पे देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें जनाब डाउनवर्ड स्लोप है, इसमें 1/t जो है 1/t, फिर उसके बाद देखें -20 और -40, यानी पर डेकेड जो है इसमें -20 का मैग्नीट्यूड हो रहा है। और एंगल किस तरह से 1/t पे 0 है, इससे पीछे जो है इससे नहीं 1/t पे -45 है, 0.1/t पे 0 है और -90 पे क्या हो जाता है ये 10 टाइम्स, यानी ये 90 डिग्री पूरा हो जाता है। 10/t पे पूरा ये -90 हो जाता है। तो for a constant pole at the real axis in low frequency region phase angle is 0 degree, in the high frequency region phase angle is -90। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन यानी 10 के बाद 10 टाइम्स के बाद 10/t मीन्स 10 टाइम्स, तो इन बिटवीन द स्लोप इज -45 डिग्री, -45 डिग्री पर डेकेड। अच्छा उसके बाद अगर तो आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसमें ये आ जाएगा s² + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n²। तो अगर तो वो ज़ीरो में है तो ज़ीरो में ये देखें आप, इसका चूंकि s² है तो इसमें 40 dB के साथ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब स्केयर करते हैं ना तो वो लॉग में 20 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा वो 40 लॉग बन जाएगा, तो 40 टाइम्स। तो देखें आप ये अब 1 डेकेड के बाद देखें कितना आ रहा है 40, ये देखें 40 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या था इसका 0, इधर 40 और उसके बाद देखें 80 100, यानी उससे 10 टाइम्स के बाद उसके 40 उसमें ऐड हो गया dB। तो फॉर अ कम्प्लेक्स 0 इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा अप टू ओमेगा सी, द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन एट 40 ओमेगा एंड बियॉन्ड ओमेगा सी द प्लॉट हैज अ लाइन ऑफ स्लोप 40 dB पर डेकेड। तो इसके ऊपर जो है वो आपकी इन बिटवीन होगी, यानी अच्छा जो फर्स्ट ऑर्डर था उसमें जे था यानी 90 था, इसमें सेकंड ऑर्डर जे स्केयर यानी इसमें 180 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 180 तक। तो इसमें देखें 10/t पे ये चला गया 180 और 0.1 पे 0 है और इन बिटवीन अब क्या है 90। उससे पहले क्या था इन बिटवीन 45 था, 45 फिर 90, -45 -90। सेकंड ऑर्डर में क्या है 90 180 -90 और -180। तो इसमें दो चीजें हम साथ साथ एनालाइज करें। अभी हम देखें, एक तरफ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसका फेज देख रहे हैं। ओके अच्छा अगर तो कम्प्लेक्स पोल है तो उसमें इस तरह का होगा, इसमें 10 टाइम्स आप देखें इसका मैग्नीट्यूड -40 की स्लोप आएगी। इसमें देखें -40 dB पर डेकेड, यहाँ पे भी देखें -40 dB पर डेकेड, -40 dB पर डेकेड। और एंगल इस पे आते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा कि इन बिटवीन, यानी 1 के ऊपर इन बिटवीन का मतलब है कि -180 तक जाना है तो इसमें -90 होगा, तो ये आ जाएगा -90। यहाँ पे इससे पीछे 10 टाइम्स आ जाए तो 0 -90 और ये कहाँ तक जाएगा -180 तक। ये कंट्रोल सिस्टम है ना, ये डिज़ाइन वाया बॉडी प्लॉट्स भी होता है, उसमें फिर हम ट्रांसफर फंक्शन करते हैं, बॉडी प्लॉट्स बनाते हैं, हर उसको स्प्लिट करके फिर एक कॉमन एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे जो है वो आपके जीरोज आ रहे होते हैं, पोल्स आ रहे होते हैं, फिर उसकी एक मिला के जिसको कहते हैं ना सबको लाइनें इकट्ठी करके एक टोटल बॉडी प्लॉट हम बनाते हैं। तो बॉडी प्लॉट से बेसिकली ना हम निकालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसमें एक टर्म होती है गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, वो आगे आ जाएगी, अभी नहीं, अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं क्योंकि आगे हमने अभी फ़िल्टर डिज़ाइन की तरफ मैं जा रहा हूँ कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर जो है वो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में उसको डिज़ाइन करते हैं। लो पास फ़िल्टर होता है, हाई पास फ़िल्टर होता है, बैंड पास फ़िल्टर होता है और बैंड स्टॉप फ़िल्टर होता है। ठीक है, लो पास फ़िल्टर जो लो फ्रिक्वेंसीज को पास करता है, कैपेसिटर जो पैरेलल में लगाते हैं। हाई पास फ़िल्टर जो इंडक्टर के क्रॉस करते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है। फिर एक होता है बैंड पास फ़िल्टर जो एक सर्टेन बैंड को पास करता है, ये जो रेजोनेंस का आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट। फिर एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर जैमर जो कि लो फ्रिक्वेंसी को भी ब्लॉक कर देगा, हाई को मतलब जो कि लो और हाई को जाने देगा, बीच में ब्लॉक कर देगा, यानी उसको बैंड स्टॉप कहते हैं, बैंड स्टॉप, या उसको नॉच फिल्टर भी कहते हैं, जैमर्स वगैरह। तो ये वहाँ यूज़ होंगी चीज़ें। तो ये अच्छा जी, बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या है, बोर्ड फॉर अ कांस्टेंट के द मैग्नीट्यूड in dB is 20 log of a straight line with no slope for a 0
at the origin or a pole at the origin, starting point of the magnitude plot is plus minus 20 log of omega, where omega is the starting frequency in the plot. The plot starts from that point and has the slope of plus minus 20 dB per decade. Okay. For a constant 0 at real or pole at the real axis, find the corner frequency. अच्छा आगे up to the omega c, the magnitude plot is the straight line at 0 dB and beyond omega c the plot has a line of plus minus 20 dB per decade. ये पुरानी वाली बातें की summary है. For a complex 0 or pole in the form of s square plus 2 zeta omega n s plus omega square. अच्छा जी, उसके बाद up to omega c the magnitude plot is a straight line at plus minus 40 omega n and beyond omega c जो critical frequency the plot has a line of plus minus 40 dB per decade. तो अच्छा इसमें देखें फॉर अ कांस्टेंट के फेज एंगल इज 0 डिग्री, अ स्ट्रेट लाइन विद नो स्लोप. फॉर अ 0 एट ओरिजिन और पोल एट द ओरिजिन फेज एंगल इज प्लस माइनस 90 डिग्री, अ स्ट्रेट लाइन विद नो स्लोप. फॉर अ कांस्टेंट 0 एट रियल एक्सिस और पोल एट रियल एक्सिस जो कि s प्लस टी है या 1 ओवर s प्लस टी है, इन लो फ्रीक्वेंसी रीजन द फेज एंगल इज 0 डिग्री एंड इन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन फेज एंगल इज प्लस माइनस 90 डिग्री एंड इन बिटवीन द स्लोप इज प्लस माइनस 45 डिग्री पर डेकेड. For a complex 0 or pole in low frequency region, phase angle is 0 degree and in the high frequency region, phase angle is plus minus 180 degree. In between the slope is plus minus 90 degree per decade. अच्छा इसमें देखें एक लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, फ्रीक्वेंसीज अप टू 1 डेकेड बिलो द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एंड हाई फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ऑल द फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड 1 डेकेड अबव द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. अच्छा अभी मैं आपको फिल्टर्स की तरफ लेके जाता हूँ जो इससे आगे फर्दर टॉपिक हमने यूज़ करना है. जी अब ये देखें, ये फ़िल्टर्स की तरफ हम जा रहे हैं और ये फ़िल्टर्स जो हैं आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं. फ़िल्टर सफाई करने के लिए, मसलन आपको थर्मोकपल का सिग्नल आ रहा है जो कि इसमें नॉइज़ है, ठीक है, आप उसको ऐसे नहीं एम्पलीफायर को दे दोगे, वो तो नॉइज़ में एम्पलीफाई कर देगा नहीं. तो आप क्या करते हो, जैसे यार फल जूस बनाते हो तो फल को पहले छीलते हो ना अच्छे तरीके से, उसमें से चीज़ें निकाल के अंदर वाले उसको फिर आप मशीन में डालते हो ना, ऐसे तो नहीं सारी बात है. वो आप मतलब एक एग्जांपल दिया आपको कि फ़िल्टर करने के लिए मतलब आपने एम्पलीफाई करना है तो पहले सिग्नल को क्या करो, फ़िल्टर कर लो, फ़िल्टर करके साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से जो सिग्नल मेन है उसको एम्पलीफाई करो. तो फ़िल्टर आता है पहले, उसके बाद एम्पलीफिकेशन होगी. ओके. अच्छा अब इसमें फ़िल्टर्स एलिमिनेट और ग्रेटली अटेनुएट द अनवांटेड पोर्शन. नॉइज़ होता क्या, व्हाट इज़ नॉइज़? नॉइज़ क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल. कोई सिग्नल जो आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात करो उसमें शोर आ रहा है, कोई आवाज़ आ रही है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ उसकी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ़िल्टर. तो दे फिल्टर्स एलिमिनेट और ग्रेटली अटेनुएट द अनवांटेड पोजीशन ऑफ एन इनपुट सिग्नल, जैसे इनपुट x ऑफ टी और आउटपुट y ऑफ टी. अब बीच में जो ब्लॉक है, जैसे अभी हमने बॉडी प्लॉट पढ़ा उसमें ब्लॉक क्या था, m ऑफ ओमेगा और फाई ऑफ ओमेगा. देखें अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप रिलेट करें. तो अब ये इनपुट, ये टाइम डोमेन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है. कैपिटल एक्स, इसमें ये कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल एक्स को कैपिटल कर देते हैं, ये किया होगा आपने, ठीक है. तो कैपिटल वाई हो गया, उसके बाद वाई ऑफ एस ओवर एक्स एस को क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. आउटपुट ओवर इनपुट इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है. तो ये वाई ऑफ एस ओवर एक्स ऑफ एस, इसको कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन या नेटवर्क फंक्शन. तो h of s, y of s over x of s, s is equal to sigma plus j omega. For the analysis of filters, sigma is assumed to be 0. हम सिग्मा को 0 assume करते हैं, जिसको हम s is equal to j omega लिख सकते हैं. ओमेगा क्या होता है, 2 pi f. Okay. We are looking at the response of the system to periodic, that is non-decaying in sinusoidal system. क्योंकि हम sinusoidal signals को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें डिके का नहीं हम फैक्टर लेकर आए, इसलिए हम सिग्मा को 0 assume कर लिया. The real axis in the Laplace domain represents the exponential decay or growth factors that pure signals do not have. ये देखें, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे देखें लो पास फिल्टर क्या होता है, जो ये लो फ्रीक्वेंसीज, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं ओमेगा सी. दिस इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. इसको आप यूँ समझ लें -3 dB, यानी जिस पे पावर हाफ रह जाएगी और वोल्टेज करंट कितने रह जाएंगे, 70%. ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया. तो ये देखें सारी चीज़ें आपस में कपल्ड हैं, ठीक है. तो अब इसमें बैंड पास फिल्टर क्या होगा कि जो लो फ्रीक्वेंसीज अप टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसमें है वो आपको उसको पास कर रहा है और उससे आगे वालों को स्टॉप कर रहा है, ये है आपका लो पास फिल्टर. उसके बाद आ जाता है आपका हाई पास फिल्टर, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है. दिस इज नोन एज योर हाई पास फिल्टर. फिर बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, जो कि हाई एक बैंड है ओमेगा सी 1 से लेके ओमेगा सी 2 तक, एक खास बैंड है, इस बैंड को सिर्फ पास कर रहा है, यानी इस पे जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसके मैग्नीट्यूड को गुजरने दे रहा है, बाकियों को वो अटेनुएट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है. इसको कहेंगे बैंड पास फिल्टर, ठीक है.
तो ये देखें आप, ये भी स्टॉप बैंड है, स्टॉप बैंड है, ये पास बैंड है। और बैंड स्टॉप फिल्टर या ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर कह लें या नॉच फिल्टर कह लें, जो कि बैंड को रिजेक्ट कर रहा है, उससे पीछे वाले को भी जाने दे रहा है, उससे आगे वाले भी जाने दे रहा है, फिल्टर है। ओके, तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, लो पास, हाई पास, बैंड पास और आगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ओके, ये देखें अब ये जो लो पास फिल्टर है इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि लो पास फिल्टर में क्या होता है जनाब। लो पास फिल्टर में लो फ्रिक्वेंसीज को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसीज को रोक लेता है। ये ट्रांजिशन बैंड है बिटवीन, ये ओमेगा पी इसको कह रहे हैं, इसको ओमेगा एस कह रहा है, ये स्टॉप बैंड यहाँ से है, और ये आपका जो है ओमेगा पी, ये पास बैंड इसको कह रहा है। अच्छा, इसमें पास बैंड रिपल और पास बैंड वेरिएशन ये टर्म यूज़ होती है, अल्फा पी 20 लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए वन, यानी इसको कहेंगे ए नॉट ओवर डी वी। और स्टॉप बैंड अटेन्युएशन क्या होती है, तो जो कि ये इसको स्टॉप बैंड अटेन्युएशन 20 लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए टू, ए नॉट ओवर ए टू, दिस स्टॉप बैंड ट्रांजिशन बैंड रेशो क्या होगी, ओमेगा एस ओवर ओमेगा पी। ये टर्म्स हैं थोड़ी सी इसमें, जो फिल्टर की टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसमें देखें उसके बाद देखते हैं डिज़ायरेबल फिल्टर करेक्टरिस्टिक्स। फिल्टर की क्या करेक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल, स्मॉल पास बैंड रिपल और वेरिएशन। ये जो पास बैंड रिपल है या वेरिएशन है ये कम से कम होनी चाहिए। लार्ज स्टॉप बैंड अटेन्युएशन होनी चाहिए, लो ट्रांजिशन बैंड रेशो होनी चाहिए, और सिंपल फिल्टर नेटवर्क। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द नेटवर्क फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारी ना डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं इस फिल्टर की। अच्छा, अब जैसे ये देखें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आप ले रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कई मतलब बताया, लो पास फिल्टर है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे ना इसकी इंपेडेंस डेवलप हो जाती है, ये आउटपुट वोल्टेज देता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे ये शॉर्ट कर देता है सारे वोल्टेज को। तो ये देखें अब इसका टेक्निकल कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ये देखें इंपेडेंस डायग्राम बनी हुई है जो इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आर है और 1/CS है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/जे ओमेगा सी। देखें कैसे एक सीक्वेंस है, कहाँ से शुरू किया था और कैसे अब हम आगे जा रहे हैं। अब इस पर वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा लें, तो इसमें वी नॉट इज इक्वल टू जेड सी ओवर जेड आर प्लस जेड सी इंटू वी इन। ये देखें जेड सी ओवर आर प्लस जेड सी वी इन। जेड सी क्या है 1/जे ओमेगा सी प्लस आर प्लस 1/जे ओमेगा सी। इसको फिर सॉल्व करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला जाएगा काम अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा जरा 1/जे ओमेगा सी, इससे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1+जे ओमेगा सी, तो ये आपका आ जाएगा 1+जे ओमेगा आर सी, ठीक है। तो ये आपका जनाब ये बन गया आपका ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें ट्रांसफर फंक्शन में क्या करोगे, एच ऑफ जे, इसका पहले एक मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड वो आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट बन जाएगा, और दूसरा इसका फेज एंगल निकालोगे, वो आपको फेज एंगल प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इसने यहाँ पे प्लॉट भी किया कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज मीन नॉट है, ये देखें यहाँ पे 1, उसके बाद ये पॉइंट, इसको कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देखिए 0.707, इसका मतलब है ये वोल्टेज वाला है ना, यानी 70% आपको पता है कौन सा पॉइंट होता है, -3 dB पॉइंट, ठीक है, -3 dB पॉइंट, क्योंकि इसके बाद इसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती, 50% कम पावर हो जाती है आपके सिग्नल की, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो ये जनाब आपका लो पास फिल्टर है 1/जे ओमेगा आर सी प्लस 1। तो गेन एच ऑफ जे ओमेगा वेरीज एज द फ्रीक्वेंसी। अब देखो ना ओमेगा को चेंज करोगे तो एच ऑफ जे ओमेगा चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि एच ऑफ जे ओमेगा इज 1/जे ओमेगा आर सी प्लस 1। लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, ओमेगा 0 पुट कर दो तो क्या होगा 1, यानी लो फ्रिक्वेंसी पे ये सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज को बफर है, 1 का मतलब है बफर है, जो इनपुट आ रही है वो आगे जा रही है, यूँ समझ लें आप, ओके। तो एच ऑफ जे ओमेगा इज 1। और हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये 0 हो जाता है, 1/∞ 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, गुजरने दे रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी पे कह रहा है कि ना 0 खत्म, तो ये लो पास फिल्टर है आपका, ओके। तो अब इसमें देखते हैं 1/जे ओमेगा आर सी। अब आप इसका मैग्नीट्यूड वो निकाल सकते हैं, इसकी जो ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें 1/जे ओमेगा आर सी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे ज़रब देते हैं, याद करें पुराना सारा बेसिक्स है। तो 1-जे ओमेगा आर सी 1-जे ओमेगा से करें, इसको ज़रब दें कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब आप ज़रब देते हैं क्या आता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और ये बेसिकली सॉल्व करके बन रहा है 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1-जे ओमेगा आर सी। और अब इसका मैग्नीट्यूड अब लें, अब अगर इसका ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1+ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय दिस 1+ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक नंबर है। तो अब ये नंबर इधर है, तो अंडर रूट 2/2 इज 1/√2, तो ये नीचे आ जाएगा 1+ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो ये अब इस पे इस यहाँ से देख लो, इसमें अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या होगा, एच ऑफ जे ओमेगा में यहाँ पे 0 पुट करूँ
तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ ये सारा 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसमें ओमेगा बढ़ाता चला जाऊँ तो ये कम होता जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पे है ना। तो यही लो पास फिल्टर होता है कि हाई फ्रिक्वेंसीज पे वो कम होता जाएगा एच ऑफ डी ओमेगा, और लो फ्रिक्वेंसीज पे 1 के करीब होगा। अच्छा, ये है पैसिव लो पास फिल्टर क्योंकि सिंपल आरसी सर्किट है। एक होता है एक्टिव लो पास फिल्टर जो आगे हम ओप एम्प से करेंगे, उसमें हम इसमें गेन भी ऐड कर सकते हैं, एम्पलीफायर की वो जो R2/R1 करके ना गेन भी लगा सकते हैं। तो ये इसमें जो है बेनिफिट हमें मिल सकता है। अच्छा, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट आ गया, और 1/√2 इसकी। अच्छा, अब इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, एच ऑफ जे ओमेगा 1/√2, ये क्या है 0.707, क्योंकि एच ऑफ जे ओमेगा 1 है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका 70% क्या होगा 0.707। तो 1/√2 के बराबर इसको रख दें और इसको सॉल्व करें। ये देखें 1/√2 रख के 1 अब ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा सी, यानी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी अब हम निकाल रहे हैं कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पे आपका मैग्नीट्यूड 1/√2 रह गया। ठीक है, तो ये देखें इसको सॉल्व करें, इसको स्केयर उड़ गया यहाँ से, इसको आगे पीछे करके सॉल्व करें तो ओमेगा सी इज़ 1/RC, ये याद रखना है आपने, ओमेगा सी इज़ 1/RC। अगर फ्रिक्वेंसी में लेके जाना तो ओमेगा इज़ 2πf, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी 1/2πRC। एलसी सर्किट होता है उसमें अंडर रूट आ जाता है 1/2π√LC। आरसी जो सर्किट्स होंगे ना, आरसी ऑसिलेटर्स भी होंगे, वो सिंपल आरसी है, आरसी से मल्टीप्लाई आपने करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पे कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला अगर हमें कहा जाए ड्राइव करो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लो पास फिल्टर है पैसिव। अच्छा, ये है आपका देखें एक्टिव लो पास फिल्टर। इसमें क्या हुआ कि ओप एम्प लगा हुआ है, ओप एम्प के साथ ये देखें ये बफर टाइप माइनस को इससे शॉर्ट किया हुआ है और प्लस पीस ने ये कैपेसिटर लगाए हुए हैं। अब इसमें हमें बेनिफिट ये आपका जो है ना जिसको कह लें कि एक्टिव लो पास फिल्टर, यानी अगर हम इसमें ओप एम्प यूज़ कर लेंगे तो ये एक्टिव आपका फिल्टर बन जाएगा। और अभी तो इसकी जो है वो गेन नहीं होगी इसमें, अब ये बफर है, अगर आप इसमें रेजिस्टेंस नेटवर्क ऐड कर देंगे तो इसमें गेन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एट 1/j⍵RC प्लस 1 फॉर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1/RC। तो ये आपका देखें लो पास फिल्टर, ये इसका सर्किट देख लें, आउटपुट किसके क्रॉस लेने हैं कैपेसिटर के क्रॉस, ये इसकी ये निशानी है, ये देखें कैपेसिटर के क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं, दिस इज योर एक्टिव लो पास फिल्टर। अच्छा, अब इसमें इसको डिजाइन एक छोटा सा देखते हैं कि इफ R इज इक्वल टू 10 किलो ओहम और C कितना आपका 0.001 माइक्रोफैराड, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्या होगी 1/RC ओमेगा, इट्स नॉट F, इट्स ओमेगा। करें हाँ जरा 1/R 10 के 1/R ये करें जरा 1/RC ओमेगा निकालें यार, 1/R 10 के 1/10 के इंटू 0.001 माइक्रोफैराड, तो ये उससे निकालें ओमेगा कितनी आती है। अच्छा जी, तो इसमें आ रही है हमारे पास 100 किलो रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेट आर फॉर द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड सी, तो ये तो सिंपल है, ओमेगा इज 1 देखें 2 किलो हर्ट्ज, अगेन इसमें 2 किलो हर्ट्ज आ गया, तो इसमें आप ओमेगा को 2πf में करें तो f इज इक्वल टू 1/2πRC, आर को इधर ले जाए एफ को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1/2π, एफ कितना 2 किलो हर्ट्ज ज़रब सी कितना 0.005 माइक्रो, इससे आपकी क्या निकलेगी आर। ये डिज़ाइन ऐसे ही हो रहा होता है। अच्छा, कैलकुलेट आर इफ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 30K रेडियन पर सेकंड एंड सी, तो ये भी वैसे होगा। अच्छा, अब इसमें 30K रेडियन दे दिया तो इसका मतलब इसमें ओमेगा वाला लगा लें, ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC सिंपल, तो इसमें आर इधर ले जाएं ओमेगा नीचे ले जाएं तो 1/30K ज़रब 0.001 माइक्रो, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। और उसके सर्किट देख लें क्या है किस तरह का है। ये देखें इसमें जो है ये बफर टाइप भी बना हुआ है, इसमें आपने ये बेसिकली हम ये आर और सी ये वाला जो है ना आर सी ये वाला इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं जो, और इसमें आर एफ इज इक्वल टू आर इसके बराबर ही हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, और अच्छा आगे चलते हैं, आर 10K है, सी 0.0 हमने निकाला है 100 किलो रेडियन पर सेकेंड, ये आपके आ जाती है 15.9। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू ओमेगा सी ओवर 1/2π, ओमेगा सी 100K ओवर ये 6.28, ये फ्रिक्वेंसी है 100K रेडियन इज बेसिकली 59 किलो हर्ट्ज। बेसिकली इसने वो किया ना 2πf कर दिया, 2πf यानी 2π से डिवाइड कर दिया ना 100 को, तो तकरीबन ये 15.9 किलो हर्ट्ज आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज सेकंड पार्ट कर रहा है सी ये है, तो इसमें देखें इसने किस तरह इसको किया कि 1/2π 6.3 ज़रब 3.14, वो क्या हो जाएगा 6.28, 6.28 ज़रब आर कितना आपका 2K और उसके बाद सी कितना है 5, ये नैनो है 0.005 माइक्रो इज़ 5 नैनो। ठीक है,
नैनो, ठीक है। 15.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी आपको, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ये मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस जो किया था, ठीक है। सिंपल वही फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC। ओके, तो यहाँ से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC क्या है, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी जिस पे वोल्टेज 70% रह जाएगा और पावर उसकी हाफ रह जाएगी। वो बेसिकली बॉर्डर है, यूँ समझ लें कि बॉर्डर आ गया भाई, इस तो आगे नहीं जाना है, बॉर्डर है आपका, जिसको कहते हैं कि एंड है उसका, मतलब फ्रीक्वेंसीज का। अगर लो पास फिल्टर है तो वहाँ पे जाकर रुक गए हो, हाई पास फिल्टर है तो वहाँ से शुरू हो रहे हो, ओके, वहाँ से शुरू हो रहे हो हाई पास फिल्टर में, लो पास में वहाँ जाकर रुक गए हो, ठीक है। और अगर बैंड पास है तो उसमें दो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, उसके दरमियान हो, आगे पीछे ख़त्म, समझ रहे हो, दरमियान में आबादी, आगे पीछे जंगल, यूँ समझ लिया आप। अच्छा, और बैंड स्टॉप क्या है कि दरमियान वाला नो गो एरिया है, पीछे भी जा सकते हैं आगे भी जा सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे आता है जी एक्टिव लो पास फिल्टर डिज़ाइन प्रोसीजर। ये हम कर चुके हैं कि चूज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आइदर ओमेगा सी और एफ सी, चूज़ द कैपेसिटर आपको गिवन होगा, या आप अपने पास से अगर सपोज करोगे तो सारी चीज़ हो जाएगी। मतलब एक बच्चा 1 माइक्रो सपोज करता है, 1 माइक्रो के साथ डिज़ाइन करता है, उसकी रेजिस्टेंस कुछ और निकलेगी पिछले फार्मूले में। एक बच्चा 0.1 माइक्रो से करता है, उसकी और रेजिस्टेंस निकलेगी। तो आपके पास वो है, मतलब अगर आपको बाउंड नहीं किया हो, मतलब अगर मैं आपको कह दूँ कि नहीं 47 माइक्रो का ही यूज़ करना है कैपेसिटर, तो फिर आपको उसके हिसाब से निकालनी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट आर फ्रॉम द फार्मूला, आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। और अच्छा जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आउटपुट ले लें तो वो हाई पास फिल्टर है, यानी ये हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, लो को रोक लेगा। उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें, उसी तरह ही वो नेटवर्क डिवाइड बना के, इम्पीडेंस डायग्राम बना के उसको सॉल्व करें, तो ये बनता है j⍵RC। यहाँ से भी देख लेना, यहाँ से इसके क्रॉस आउटपुट लें तो क्या होगा, R/R+1/j⍵C। तो j⍵C क्या LCM लें, वो ऊपर चला जाएगा, तो j⍵C ये देखो ऊपर आ गया, j⍵RC बन गया ये, और j⍵RC+1। ओके, ये R कहाँ से है, ये इसके क्रॉस वोल्टेज ले रहा है ना, Z/Z1+Z2, R/R+1/j⍵C। तो वो j⍵C का जब LCM लिया वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आ गया j⍵RC/j⍵RC+1। इसी तरह इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है, 1/RC है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये देखें ज़रा ये कॉन्सेप्ट कि लो पास फिल्टर, एक सिग्नल आपने इनपुट किया, ठीक है, और एक सिग्नल की आउटपुट है, ठीक है। लो पास एक सिग्नल आ रहा है, आप देखो, अब आप क्या करोगे, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को अगर कैस्केड कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, फिर ये चीज़ रह जाएगी आप, ठीक है। अगर आप ऐसे फिल्टर और ऐसे फिल्टर को ज्वाइन कर दो तो फिर ये यूं आपके पास बैंड पास फिल्टर आएगा, ठीक है। तो ये लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर आपने कैस्केड कर दिया तो ये बैंड पास फिल्टर आना है। ये देखें, लो पास फिल्टर, LPF, हाई पास फिल्टर, उनको सीरीज में जोड़ दिया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो बैंड डायग्राम नहीं करते होते थे, ये इंटरसेक्शन क्या होगा, वो आपका बैंड पास फिल्टर में बनेगा, वो आएगा आपका BPF, बैंड पास फिल्टर, ठीक है। यानी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर को कैस्केड किया आपने। ये देखें, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। अब इससे देखें, ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, ये लो पास फिल्टर की होगी, जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो LPF की होगी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लो पास फिल्टर की होगी। और जो इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई पास फिल्टर की होगी। यानी ये देखें, ये जो है ना आपकी ये फ्रीक्वेंसी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, F0 है ये आपका FC2 है, ये आपका FC1 है। FC2 क्या होगी, लो पास फिल्टर, यानी आगे वाली फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की होगी, और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर की होगी, ओके। ये इसमें पॉइंट नोट करें, ये देखिए ये जा रहा है ना आपका, ये आपका है, ये वाली जो है आपकी आगे वाली लो पास की है और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी आपकी हाई पास की है। अच्छा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहली बात है कि अगर सिंगल और फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर का तो आपको पता है, इसको अगर मैं सीरीज में जोड़ूं तो ओवरऑल सर्किट सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें, दो फिल्टर इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पे, एक ये फिल्टर है ओप एम्प वाला एक्टिव फिल्टर, मैं इसको कहूँगा दो इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर, दो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव फिल्टर उसने सीरीज में किया हुआ, और ये देखें कपलिंग कैपेसिटर भी जोड़ा हुआ है, स्टेज को कपल किया हुआ है। ये कौन सा फिल्टर है, ये वाला, पहला बताओ। एक्टिव लो पास फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, पूरा नाम लेना, फलाना वल्द कॉम फलाना, वो सारा होता है ना जिस तरह लिखते हैं सरकार में, वैसे पूरा नाम लेना। लो पास एक्टिव लो पास फिल्टर
एक्टिव लो पास फिल्टर है ना आपका, और फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर है। ये वाला कौन सा राइट वाला, ये भी ये कौन सा है, हाई पास फिल्टर है। अब वही जो पहले डायग्राम मैंने दिखाई थी, लो और हाई को अगर आप कैस्केड करें मीन सीरीज में जोड़ दें तो क्या बनेगा कि बैंड पास फिल्टर बन जाएगा। लेकिन अब जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो अब ये कितने ऑर्डर का फिल्टर बन गया, सेकंड ऑर्डर, इट्स अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं मुझे FC2 आगे वाली फ्रीक्वेंसी, FC1 पीछे वाली, FC2 कैसे निकालूंगा मैं, मुझे बताओ FC2 कैसे निकालूंगा, 1/2πRC। अब R क्या रखूंगा, C क्या रखूंगा, मुझे बताओ जरा FC2 के लिए, सर्किट को देख के बताओ। यस, लो पास पे कितने की लगी, 10K की और 510 पिको फैरेड। इसको जब मैं जरब दूंगा मेरी FC2 निकलेगी, या सिंपल 1/RC करूंगा तो ओमेगा C2 निकलेगी। वो F और ओमेगा का फर्क पता चल गया ना, ओमेगा इक्वल टू 2πF, सिंपल F निकालना है 2π से डिवाइड कर दो। अच्छा अब इधर आ जाओ, अगर मैंने FC1 निकालनी है पीछे वाली फ्रिक्वेंसी तो मैं ये वाली इसकी वैल्यूज पुट करूंगा, ये R2C2 की। यहां से बेसिकली ये पॉइंट समझने वाला था कि मैं कैसे वो बैंड पास फिल्टर की जो फ्रिक्वेंसीज है वो कैसे निकालूंगा। जो ये वाली निकालूंगा आगे वाली वो लो पास फिल्टर की होगी, और जो पीछे वाली वो हाई पास फिल्टर की होगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आप अभी हम देख लेते हैं। फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑफ द सेकंड स्टेज, ये हमने देख लिया ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। और एक्टिव जो है वो पीछे वाला लो पास है और आगे वाला एक्टिव हाई पास है। फाइंड द बैंड विड्थ, अच्छा बैंड विड्थ क्या होगी, FC1 FC2 निकाल लिया आपने, बैंड विड्थ कैसे निकालेंगे, FC2 भी आ गया FC1 भी आ गया, बैंड विड्थ कैसे निकालनी है, बैंड विड्थ ये भी है ये भी है। अब विड्थ मैंने निकालनी, कैसे निकालोगे, FC2 माइनस FC1, FC2 सिंपल माइनस FC1, वहां से बैंड विड्थ निकल आएगी, FC2 माइनस FC1 बैंड विड्थ आ गई। अच्छा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बैंड पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर है। तो अब ये इसको कर लेते हैं, हमने देखा अब ये बड़ा जिसको कहते हैं ज़बरदस्त एक आपका ये हो गया न्यूमेरिकल। फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखें 1/2πRC, ये फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 31.2 किलो हर्ट्ज, 1/2πRC। अगेन ये FC2 है, ये आगे वाली है। अच्छा जी उसके बाद आता है जी फाइंड द टाइप ऑफ द सेकंड स्टेज, उसकी कितनी आ रही है 1 किलो हर्ट्ज। देखें एक की 31K आ रही है, एक की 1K आ रही है, तो बैंडविड्थ कितनी है 30, 31 माइनस 1K 30 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ है। तो ये देखें बैंडविड्थ कितनी है 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 किलो हर्ट्ज। ऑर्डर कितना है इसका 2। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात, अभी हमने देखा कि लो पास हाई पास को सीरीज करें कैस्केड करें तो क्या बनता है आपका बैंड पास फिल्टर बनता है ना, अगर पैरेलल कर दें बैंड स्टॉप फिल्टर बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो तरह की कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, सीरीज मिलेंगी या पैरेलल मिलेंगे। सीरीज में क्या होगा बैंड पास, पैरेलल में क्या होगा बैंड स्टॉप। ठीक है, तो अब ये देखें लो पास फिल्टर ऊपर हाई पास ये पैरेलल में लगाए हमने पैरेलल, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ये नॉच फिल्टर बन जाता है यूं, ये देखें ऊपर से यूं आया नीचे से यूं गया, तो ये इस तरह के नॉच फिल्टर बन जाता है। नॉच फिल्टर मींस बैंड स्टॉप फिल्टर, इतने बैंड को ये स्टॉप करता है, इस यहाँ से पास करेगा यहाँ। अब इसकी जो ओमेगा C2 होगी अगेन वो हाई पास की होगी, इसकी जो FC2 होगी वो हाई पास वाले की होगी, और FC1 क्या होगी लो पास वाले की होगी। ठीक है, ओके चले आगे। अच्छा जी, तो अच्छा जी अब इसमें एक मजे की बात, एक्टिव फिल्टर ले जाएं, ये देखें ये लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर। अब इसमें इन डब्बों के अंदर ना आप वो जो पीछे हमने पढ़े हैं उनको फिट करते हैं बस चुप करके। तो ये देखें आपका ये एक्टिव लो पास फिल्टर हो गया, ये एक्टिव हाई पास फिल्टर है, ऐसे ही है ना, यही पढ़ा था हमने। इनको आप इन डब्बों के अंदर रख दें और यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दें। ये देखें ये इसने समर लगाए हुए, देखें सर्किट की अब आपको समझ आ रही है। वैसे अगर मैं आपको सर्किट दे दूं और आपको ना पढ़ाया हो तो आपको कितना डिफिकल्ट लगेगा, ये खौफनाक लगता है, डर लगता है इस सर्किट से। लेकिन अब हमने सारा पीछे से इसको पूरी इसकी तरीके से इसको कर लेंगे, इसकी ऐसी तैसी की है हमने। ठीक है, तो अब ये देखें लो पास फिल्टर और ये हाई पास फिल्टर पैरेलल में लगा दिया, तो ये यहाँ पे क्या लगा समिंग एम्पलीफायर लगा दिया। तो ये देखें ये ब्लॉक डायग्राम है, ये इसकी प्रैक्टिकल डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है। ओके अच्छा जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे, सेलन की फिल्टर, सेकंड ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, वो बड़े एक ज़बरदस्त फिल्टर्स हैं,
लेकिन इस लेक्चर में हमने जो है वो फ़िल्टर्स कर लिए हैं, एक्टिव हाई पास और एक्टिव लो पास फ़िल्टर, बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर का हमने एक आइडिया ले लिया विद बॉडी प्लॉट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।